एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। लास्ट क्लास में हमने पावलव की थ्योरी डिस्कस की थी। पावलव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, जो की थी क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब आज हम स्किनर की थ्योरी डिस्कस करेंगे, जो कि है ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर संक्रिया अनुकूलन या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है या नैमित्तिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहा जाता है। अब देखेंगे कि इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग क्यों बोला गया है या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्यों बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी क्यों बोला जाता है, कंडीशनिंग थ्योरी या फिर रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी ये क्यों बोला जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझेंगे। अब इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग क्यों कहा गया है, इंस्ट्रूमेंटल क्यों कहा गया है या फिर रिस्पॉन्स स्टिमुलस क्यों कहा गया है, ये चीजें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद समझ में आएंगी कि ऑपरेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है या फिर इसमें रिस्पॉन्स को पहले क्यों इंपॉर्टेंस दी गई। तो ये जब सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो वन बाय वन इन सब थ्योरीज, मतलब ये सारे नाम क्यों दिए गए इस थ्योरी को, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है या फिर संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, स्किनर के द्वारा दिया गया है। और जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था पावलव के द्वारा। पावलव ने अपना एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर किया था और स्किनर ने अपना एक्सपेरिमेंट रैट्स और पिजन्स के ऊपर किया था। चूहों और कबूतरों के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत इन्होंने कैसे की, सबसे पहले एक बॉक्स इस तरीके से बनाया जिसमें इनको जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज प्रेजेंट रहे। अब क्योंकि जो ये बॉक्स इन्होंने बनाया था वो अपने हिसाब से बनाया हुआ था, इसलिए इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। जिस बॉक्स में चूहों या फिर कबूतरों को रख करके एक्सपेरिमेंट करना था उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से इस बॉक्स को स्किनर ने डिजाइन किया था। अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक हंग्री या फिर भूखे चूहे को रखा और भूखे चूहे को इस तरीके से रखा कि उसमें आसपास तो बहुत सारी स्पेस थी, जहां भी चाहे जैसे भी चाहे वो घूम सकता था, लेकिन वो उस बॉक्स के बाहर नहीं आ सकता था। ठीक है, अब इन्होंने इस बॉक्स का सेटअप इस तरीके से किया था कि ऊपर यहाँ पे खाने का कंटेनर रखा हुआ था, इसी में एक लीवर लगा हुआ था, ये मान लीजिए लीवर है। इस बॉक्स के अंदर एक लीवर लगा हुआ था जिसका कनेक्शन इस ऊपर रखे हुए फूड के कंटेनर से था। ऊपर जो कंटेनर रखा था खाने का, उस कंटेनर से इस लीवर का कनेक्शन था। इस लीवर के प्रेस होते ही, इस लीवर के दबाते ही यहां पर एक प्लेट रखी थी जिसमें से अपने आप थोड़ा बहुत खाना, जितनी जरूरत है उस हिसाब से इस प्लेट में आकर के खाना कलेक्ट हो जाता था। तो इस तरीके से स्किनर ने इस बॉक्स को डिजाइन किया था। तो शुरुआत से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर भूखे चूहे को रखा गया। उस बॉक्स का सेटअप ऐसे था कि उसके ऊपर एक फूड का कंटेनर रखा था इस बॉक्स के ऊपर, और इस कंटेनर का जो कनेक्शन था वो एक लीवर के साथ था। उस लीवर को जैसे ही प्रेस किया जाता था तुरंत ही वहां पास में रखे हुए या फिर इस बॉक्स के पास में रखे हुए एक प्लेट के अंदर जितने खाने की रिक्वायरमेंट है, 4-5 दाना, ये जो भी चीज थी खाने की, वो इसमें आकर के गिर जाती थी। तो इनके एक्सपेरिमेंट में था क्या कि इन भूखे चूहों को रखा जाएगा तो वो खाना पाने के लिए पूरे बॉक्स में इधर उधर घूमेंगे, और इधर उधर घूमने के बाद गलती से 1-2 बार ऐसा होगा कि उनके पैर से ये लीवर दब जाएगा और उनको खाना मिल जाएगा। तो उनको कुल मिलाकर के ये देखना था कि जो चूहे का रिस्पॉन्स है, जो चूहे का रिस्पॉन्स है किस चीज को लेकर के, स्टिमुलस को लेकर के, या फिर अगर स्किनर की भाषा में बोले तो फिर कह सकते हैं रेनफोर्स को लेकर के। जो चूहे का रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस को लेकर के किस तरीके से होता है, मतलब कि चूहा इस लिवर को जितनी बार प्रेस करेगा या फिर इस लिवर को जैसे ही प्रेस करेगा उसको ये रेनफोर्स, मतलब कि उसको फूड
ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो जब पहली बार चूहे को भूख लगी तो उसने मतलब कम से कम लॉट्स ऑफ ट्रायल्स किए। लॉट्स ऑफ ट्रायल्स का मतलब इस बॉक्स में वो बहुत इधर उधर करके घूमता रहा। इसको एक्सप्लोरेटरी लर्निंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सप्लोरेटरी लर्निंग। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चूहा जो पूरे बॉक्स में घूम रहा था, घूम करके अपना खाना पाने के लिए जो भी एक्टिविटीज कर रहा था, तो वो किस तरीके की सीखने में आएगा? तो वो एक्सप्लोरेटरी लर्निंग में आएगा। तो चूहे को भूख लगने पर वो पूरे बॉक्स में इधर उधर घूमता है। तो पहली बार में उसको पूरे बॉक्स में कई बार इधर उधर घूमना पड़ता है, फिर अचानक से ये लीवर दब जाता है जिससे उसको खाना मिल जाता है। तो पहली बार में क्या होगा, उसको पता नहीं चलेगा कि लीवर कहाँ से दबा था, क्या दबा था, तब जाकर के खाना मिला है। दूसरी बार में वो पूरे बॉक्स में घूमते घूमते अचानक से उसका ध्यान जाएगा कि हाँ, मतलब कम से कम 6-7 बार ये ट्रायल होते रहेंगे और उसके हाथ पैर से या कहीं से ये लीवर प्रेस होगा, उसको खाना मिल जाएगा। ऐसे ही ये कई सारे ट्रायल्स होते जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि चूहे को जैसे ही भूख लगेगी वो इमीडिएटली तुरंत ही जाएगा और जा करके उस लीवर को प्रेस कर देगा और लीवर को प्रेस करते ही उसको खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कंडीशनिंग किस चीज की थी? इन्होंने कंडीशनिंग की थी कि जो चूहा है वो लीवर को प्रेस करना सीख जाए। लास्ट क्लास में आपको बताया कंडीशनिंग मतलब किसी चीज की आदत डालना। और आदत किस चीज की डलवानी थी या फिर किस चीज के लिए उसको सिखाना था? सिखानी कौन सी चीज थी? कि लीवर को प्रेस करने पे खाना मिलता है। अब लीवर प्रेस करना एक तरीके का रिस्पॉन्स तो हुआ। तो जब उसने पहले रिस्पॉन्स किया, पहले उसने क्रिया की, क्रिया करने के बाद उसको खाना मिला, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी कहते हैं। इनका कहने का मतलब था कि पहले सीखने के लिए रिस्पॉन्स किया जाता है और रिस्पॉन्स करने के बाद स्टिमुलस मिलता है। तो पहले क्रिया होती है, क्रिया के बाद प्रसूत आता है या फिर क्रिया के बाद स्टिमुलस या उद्दीपक आता है। इस वजह से इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने कहा था। अब इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग क्यों कहते हैं? सबसे पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझने के लिए ये समझिए कि ऑपरेंट क्या होता है, रेनफोर्स क्या होता है और रेनफोर्समेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेंट की। आप नॉर्मली समझिए, अभी ये ऑपरेंट है या फिर रेनफोर्स है, ये सारे वर्ड्स भूल जाइए। सिंपली याद रखिए कि जो एमिटेड बिहेवियर होता है, एमिटेड बिहेवियर मतलब आप वातावरण में हैं, वातावरण में रहने की वजह से कुछ थोड़ा बहुत किसी चीज से इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन होने की वजह से ऑटोमेटिक आपके अंदर से कोई आपकी क्वालिटी है, कोई एक्शन है, वो निखर के आ जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने टीवी पर गाना गाते हुए सुना, सिंगिंग की चैनल या ऐसा कुछ चल रहा था जो कि उसने सुना। अब वो गेम खेल रहा था, गेम खेलते खेलते ही उसने कुछ लाइंस गुनगुना दी, तो ये क्या था? उसका एमिटेड बिहेवियर था। मतलब जो सिंगिंग की क्वालिटी थी वो उसकी ऑटोमेटिक वॉलंटरी, उसकी इच्छा से निकल करके आई थी। मतलब वो अपनी इच्छा से गाना गा रहा था, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया, किसी ने उसको किसी तरीके का रिवॉर्ड मतलब किसी तरीके का मतलब लालच नहीं दिया कि ऐसा करने पे तो अगर तुम गाना गा करके दिखाओगे तो फिर तुमको ये पनिशमेंट या फिर ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इसका मतलब जो उसकी सिंगिंग की चीज थी वो खुद एमिट होकर के आई थी, वॉलंटरली, मतलब कि अपनी इच्छा से निकल करके आई थी। तो जब एमिटेड बिहेवियर मतलब कि अपनी इच्छा से किया हुआ कोई भी एक्शन जो है उसको कहते हैं एमिटेड बिहेवियर। तो जब किसी भी एमिटेड बिहेवियर को मजबूत किया जाता है, मान लीजिए उसने सिंगिंग की, वो उसका एमिटेड बिहेवियर था। सिंगिंग करने के बाद उसको मजबूत करने के लिए, उसकी जो सिंगिंग का बिहेवियर था उसको मजबूत करने के लिए क्या किया उसके पेरेंट्स ने? कि उसको सिंगिंग की क्लासेस दिला दी। सिंगिंग की क्लासेस दिलाने से उसकी सिंगिंग और ज्यादा मजबूत हो गई। अब वो लगातार गाने की प्रक्रिया करेगा, मतलब कि वो अच्छे से गाएगा, बढ़िया से गाना सीख जाएगा। तो जब किसी एमिटेड बिहेवियर को मजबूत किया जाता है तो उस एमिटेड बिहेवियर की बार बार होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरेंस इंक्रीजेस। एमिटेड बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी बार बार होने की बढ़ जाती है। मतलब कि सिंपल लाइन में, जब भी एमिटेड बिहेवियर को मजबूत किया जाता है तो एमिटेड बिहेवियर को मजबूत करने पर उस
एक्शन की या उस बिहेवियर की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है बार बार होने की, वो बढ़ जाती है। इसी को कंडीशनिंग कहा इन्होंने, स्किनर ने। ठीक है, अब आप इसको स्किनर के टर्म्स में समझिए। स्किनर ने कहा जो एमिटेड बिहेवियर होता है, उस एमिटेड बिहेवियर को ऑपरेंट कहा जाता है या फिर संक्रिया कहा जाता है। संक्रिया, एक्शन हुआ किसी तरीके का, तो बस इतना समझ, ऑपरेंट की हिंदी में मीनिंग है संक्रिया, किसी तरीके का कोई एक्शन। और ये कैसी है संक्रिया, मतलब कि अपनी इच्छा से किया गया एक्शन। तो इन्होंने क्या कहा कि जो एमिटेड बिहेवियर है उसको ऑपरेंट का नाम दिया, और जो मजबूत किया जाता है एमिटेड बिहेवियर को, उसको रेनफोर्स का नाम दिया। मतलब अगर इनकी भाषा में समझे तो फिर ऑपरेंट की जब स्ट्रेंथनिंग की जाती है, ऑपरेंट की जब स्ट्रेंथनिंग की जाती है, ऑपरेंट की स्ट्रेंथनिंग की जाती है, तो उससे क्या होता है, कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग मतलब वो उसके बिहेवियर में परमानेंट हो जाता है और वो उस चीज को बार बार करता है और बार बार उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर स्किनर की भाषा में बोले तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था कि जब ऑपरेंट है, ऑपरेंट को जब मजबूत किया जाता है या ऑपरेंट को जब रेनफोर्स किया जाता है, तो उसको रेनफोर्स करने से जो उसकी प्रोबेबिलिटी है बार बार होने की उस बिहेवियर की, वो बढ़ जाती है। ठीक, ऑपरेंट होता क्या है, पहले सबसे पहले इन्होंने ऑपरेंट टर्म क्यों यूज किया, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स ऑन एनवायरनमेंट। कोई भी व्यक्ति है वो अपने एनवायरनमेंट से या वातावरण से उसको ऐसी कुछ चीज ऐसी मिली होती है जिसकी वजह से वो उस पर ऑपरेट करता है या फिर रिएक्ट करता है, काम करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो इसी वजह से इन्होंने ऑपरेंट का नाम दिया, किसको, एमिटेड बिहेवियर को। अब यहाँ पे इसी का एग्जांपल ले लीजिए ना, जैसे जो सिंगिंग थी उसकी, उसने कहीं गाते हुए सुना था, तभी उसने गुनगुनाया, तो गुनगुनाने के बाद पता चला कि हाँ उसके अंदर खुद भी सिंगिंग की कैपेबिलिटीज थी। तो इन्वायरमेंट की वजह से ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, ऑपरेट किया, तो इसी वजह से इन्होंने ऑपरेंट का नाम दिया है एमिटेड बिहेवियर को। बस सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ऑपरेंट क्या होता है, ऐसा कोई बिहेवियर या ऐसा कोई रिस्पॉन्स जो कि कोई भी ह्यूमन बीइंग अपनी इच्छा से और अपने कंट्रोल में रह करके करे, तब उसी को क्या कहा जाता है, ऑपरेंट कहा जाता है। सेम चीज जो आपको यहाँ पे बताई एमिटेड बिहेवियर के बारे में, सेम चीज है यहाँ पे। मतलब कि जब भी कोई भी बिहेवियर, किसी भी तरीके का व्यवहार या किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया, किसी भी तरीके का बिहेवियर या रिस्पॉन्स, जब कोई भी ह्यूमन बीइंग अपनी इच्छा से या अपने कंट्रोल में रह करके करता है, तो उसी को स्किनर ने नाम दिया ऑपरेंट्स या फिर संक्रिया। ठीक, तो ये हो गया आपका ये दोनों चीज। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जो भी ये ऑपरेंट बिहेवियर होता है या फिर जो एमिटेड बिहेवियर होता है या अपनी इच्छा से किया गया कोई भी बिहेवियर या रिस्पॉन्स होता है, जब उसको उसकी कंडीशनिंग की जाती है, कंडीशनिंग करने का मतलब आपका है उसको हैबिचुएट किया जाता है, बार बार रिपीट करवा के उनकी आदत बनवाई जाती है, तो ऑपरेंट बिहेवियर की कंडीशनिंग जब कराई जाती है तब उसी को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। इसी वजह से इन्होंने इस थ्योरी का नाम क्या दिया, ऑपरेंट कंडीशनिंग। या फिर जब किसी क्रिया को बार बार करवाने की कोशिश की जाती है और उसकी कंडीशनिंग कर दी जाती है, तब उसको क्या कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, अब इसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंटल क्यों कहा गया, इसको भी यहाँ पे समझ लीजिए। क्योंकि ये जो खाना था या जो रेनफोर्स था, इस रेनफोर्स को पाने के लिए जो ये लीवर है वो निमित्त बना, मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट बना। ठीक है, क्या बना, इंस्ट्रूमेंट। खाने को पाने के लिए, मतलब रेनफोर्स को पाने के लिए जो लीवर था वो निमित्त बना, एक इंस्ट्रूमेंट बना। इसी वजह से इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। अब आपका क्लियर हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि एमिटेड बिहेवियर की कंडीशनिंग कराई जाती है, इस वजह से ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेनफोर्स को पाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया, लीवर का यूज किया गया। तो कभी भी किसी को भी कोई रेनफोर्स पाना हो या किसी तरीके की कोई स्टिमुलस पाना हो, तो उसको पाने के लिए किसी ना किसी तरीके का रिस्पॉन्स किया जाता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या किसी ना किसी साधन के थ्रू। तो इसी वजह से इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कही गई।
इसमें पहले प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया किसी भी स्टिमुलस को पाने के लिए होती है। इन्होंने रेनफोर्स बोला है तो आप रेनफोर्स भी कह सकते हैं। रेनफोर्स को पाने के लिए किसी जब कोई प्रतिक्रिया की जाती है तो इसी वजह से उसको क्या कहा गया, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी कहा गया। तो इस वजह से ये सारे नाम इस थ्योरी को दिए गए। अब आपको पता चला गया रेनफोर्स क्या होता है, ऑपरेंट क्या होता है, कंडीशनिंग क्या होती है। अब एक और चीज समझिए कि इन्होंने दो टर्म का यूज किया, एक रेनफोर्स और एक रेनफोर्समेंट। रेनफोर्स मतलब जैसे कि जो आपकी जरूरतें होती हैं उन्हीं को रेनफोर्स कहा जाता है, या फिर जो भी स्टिमुलस होते हैं जिनको आप पाना चाहते हैं उस स्टिमुलस को इन्होंने, स्टिमुलस का वर्ड इन्होंने ज्यादा यूज नहीं किया, रेनफोर्समेंट ही वर्ड यूज किया है, रेनफोर्स या तो रेनफोर्समेंट। तो इन्होंने क्या कहा कि जब भी किसी रेनफोर्स को पाने के लिए कोई भी प्रतिक्रिया की जाती है तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग हुई। तो रेनफोर्स जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। एक हो गया आपका प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी रेनफोर्स क्या होते हैं, कुछ हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं या फिर हमारे सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें होती हैं जिनकी हमको जरूरत होती है। तो जो चीजें बायोलॉजिकली नीड हो या फिर जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हो उनको प्राइमरी रेनफोर्स बोलते हैं। जैसे कि खाना, भोजन, ये सारी चीजें, पानी, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, प्राइमरी रेनफोर्स में आ जाएगी, प्राथमिक रेनफोर्स में आ जाएगी। दूसरा सेकेंडरी रेनफोर्स क्या होता है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद कुछ चीजों का हमको अनुभव होता है कि ये चीजें हमें अपने जीवन में चाहिए। जैसे कि क्लास में आने के बाद ग्रेड्स वगैरह होते हैं कि हमको क्लास में अच्छे ग्रेड लेकर के आने हैं, या फिर ये पर्टिकुलर स्टेटस मुझे अपनी लाइफ में डेवलप करना है। तो फिर वातावरण में आने के बाद एक्सपीरियंस, जो वातावरण का एक्सपीरियंस होता है, तो कुछ चीजें होती हैं कि ये इस चीज हमको अपने जीवन में चाहिए, तो वो सेकेंडरी रेनफोर्स होता है जिनकी लोगों को जरूरत होती है। तो सेकेंडरी रेनफोर्स के लिए वो रिस्पॉन्स करते हैं उस चीज को पाने के लिए। ठीक है, तो दो तरीके, मतलब ये पहला हो गया रेनफोर्स जो कि दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और दूसरा टर्म इन्होंने यूज किया रेनफोर्समेंट, या फिर प्रतिक्रिया या परिणाम निकालने के लिए जो भोजन प्रस्तुत किया जाता है उसी को रेनफोर्समेंट कहते हैं। रेनफोर्समेंट का मतलब जो भी प्रतिक्रिया की जाती है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल से समझिए, भोजन को पाने के लिए जो लीवर दबाने की प्रक्रिया है उसी को रेनफोर्समेंट कहा। मतलब कि ये भोजन क्या हो गया, भोजन पाने की जो प्रक्रिया है वो रेनफोर्समेंट हुआ, भोजन रेनफोर्स हुआ, भोजन पाने की जो प्रक्रिया है वो रेनफोर्समेंट हुई। ठीक है, अब अगर किसी भी एक्शन को या किसी भी एमिटेड बिहेवियर को या किसी भी ऑपरेंट को अगर बार बार रिपीट करवाया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो रेनफोर्समेंट कहा जाएगा, क्योंकि बार बार रिपीट करवाने से किसी की लर्निंग को इनहेंस नहीं किया जा सकता, किसी की लर्निंग की वृद्धि नहीं की जा सकती। उसको रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज का उसको लालच या किसी ना किसी चीज का उसको ऐसा दिलाना पड़ेगा कि अगर ये रिस्पॉन्स उसने किया तो इस रिस्पॉन्स के बदले उसको ये चीज मिलेगी। मतलब अगर भूख लग रही है तो भूख लगने पे उसको खाना मिलेगा, तो वो उसका रेनफोर्समेंट हुआ। ठीक है, तो रिपीटेशन से सिर्फ नहीं होगा, रेनफोर्समेंट देना जरूरी है किसी भी पर्टिकुलर लर्निंग के लिए, किसी भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को पाने के लिए। ठीक, तो ये आपका हो गया, दिस इज ऑल अबाउट स्किनर की थ्योरी। अब इन थ्योरी में इन्होंने कौन कौन से टर्म्स यूज किए हैं, क्या क्या चीजें बताई हैं, कौन कौन से फैक्टर्स बताए हैं, उनको समझते हैं। अब देख लेते हैं कि पुनर्बलक या रेनफोर्सर क्या होते हैं या फिर इनका काम क्या होता है। हमने देख लिया प्राइमरी और सेकेंडरी प्राथमिक और द्वितीयक दो तरीके के पुनर्बलक होते हैं, रेनफोर्सर्स होते हैं। पहले होते हैं जिनमें कि जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं या फिर सर्वाइवल के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, खाना, भोजन, पानी, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आती हैं प्राथमिक में। और दूसरी चीज़ आती है जो कि वातावरण के कांटेक्ट में आने के बाद कुछ चीज़ों का आपको अनुभव होता है कि ये चीज़ हमको चाहिए, जैसे कि सम्मान है या फिर रुतबा है कहीं पे, या फिर क्या नाम है, जॉब है, या फिर ग्रेड्स हैं क्लास में, या फिर टॉपर बनना है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सब सेकेंडरी रेनफोर्सर्स हैं। तो रेनफोर्सर पुनर्बलक का मतलब क्या हुआ, ऐसी चीजें, ऐसे उद्दीपक जो कि हमको कोई पर्टिकुलर प्रतिक्रिया करने के लिए हमारे अंदर ऐसे बल डाल रहे हैं, या फिर मेंटली हमको, मेंटली तो नहीं, बिहेवियर से रिलेटेड थ्योरी है। ऐसे रेनफोर्सर्स का मतलब ऐसे उद्दीपक जो कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं या फिर हमको मोटिवेट कर रहे हैं। तो रेनफोर्सर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, कोई जो डिजायरेबल बिहेवियर है,
मतलब ऐसा कोई व्यवहार जो कि हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं या फिर जो चीज हमको चाहिए, ऐसा कोई डिजायरेबल व्यवहार जो कि बढ़ाने की संभावना बढ़ा देता है। किसी डिजायरेबल व्यवहार के बढ़ने की संभावना बढ़ाने वाले स्टिमुलस या इवेंट को रेनफोर्सर या पुनर्बलक कहा जाता है। कोई डिजायरेबल बिहेवियर चाहिए, उस डिजायरेबल बिहेवियर को अगर बढ़ाना है कि लगातार बना रहे, वो परमानेंट हो जाए बिहेवियर में, तो उसकी संभावना को बढ़ाने के लिए या फिर उनको इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसे उद्दीपक होते हैं या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, उन्हीं को पुनर्बलक या रेनफोर्सर्स बोला जाता है। इनमें क्या होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम। अगर हमने ये रिस्पॉन्स किया तो हमको भोजन मिल जाएगा, अगर हमने ये प्रतिक्रिया की या इस तरीके का रिस्पॉन्स किया तो क्लास में ग्रेड अच्छे आ जाएंगे, अगर हमने इस तरीके का रिस्पॉन्स किया तो समाज में हमारा रुतबा बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या है, किसके द्वारा सीख रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों के थ्रू हम समझ रहे हैं कि हमको ये चीज मिल जाए, तो परिणाम के लिए ही तो प्रतिक्रिया की जा रही है, इसी वजह से ये रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी कही थी। ठीक है। अब ये जो पुनर्बलन होता है वो कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का पुनर्बलन दे करके प्रतिक्रिया करवाई जा सकती है, या प्रतिक्रिया कितनी चीजों के पुनर्बलन के लिए लोग प्रतिक्रिया करते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मतलब धनात्मक पुनर्बलन, और दूसरा होता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट या फिर ऋणात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन। ठीक है, इस तरीके से दो तरीके के पुनर्बलन है जो कि होते हैं। पुनर्बलन मतलब नॉर्मल सी भाषा में समझिए, वो चीज जो हमको किसी एक्शन को या किसी रिस्पॉन्स को करने के लिए मोटिवेट कर रही है। कोई भी चीज हमको, जैसे फूड है वो हमको मोटिवेट करता है कोई खाना बनाने के लिए, कि खाना बनाएंगे तो हमको फूड मिल जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंस की वजह से जब कोई रिस्पॉन्स किया जाता है या फिर कोई पर्टिकुलर चीज पाने के लिए जब किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया की जाती है, वही होता है रेनफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कैसे दिया जा सकता है, या फिर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या काम करते हैं अगर किसी को दिए जाए, वो हमको प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं। मतलब कि जो परिणाम आता है वो कैसे आते हैं, जो कि हमको खुशी देते हैं। जैसे भूख लगने पर खाना मिल रहा है तो वो हमको खुशी दे रहा है, प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस हुआ, मतलब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हुआ। किसी से बच्चे से कहा जाए अगर आप पढ़ लिख लोगे तो समाज में आपका बहुत सारा सम्मान होगा या फिर बहुत ज्यादा आपका रुतबा बढ़ जाएगा, तो ये क्या कर रहे हैं, हम उनको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या करेगा, प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस देगा, खुशी खुश करने वाले हमको परिणाम देगा। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ऐसे स्टिमुलाइज या फिर ऐसे उद्दीपक जो कि प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं। ऋणात्मक या फिर नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, ऐसे स्टिमुलाइज जो कि हमको अनप्लेजेंट या फिर पेनफुल स्टिमुलाइज देते हैं, मतलब जिससे हमको दर्द होता है, दुख होता है, जिससे खुशी नहीं होती है, ऐसे जो स्टिमुलाइज होते हैं उनको नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहा जाता है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है या ओले पड़ रहे हैं, तो ओले पड़ना क्या हुआ, नेगेटिव रेनफोर्समेंट हुआ, ऋणात्मक पुनर्बलन हुआ। ये ऐसा परिणाम है, मतलब बारिश होना बहुत तेज या बहुत तेज ठंड पड़ना या ओले गिरना, ये सारी चीजें क्या है, अनप्लेजेंट स्टिमुलाइज हैं या फिर हमें दर्द देने वाले उद्दीपक हैं। तो क्या किया जाता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में क्या किया जाता है और नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या किया जाता है। मतलब अगर बच्चे को हम धनात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे किया जाता है, और अगर ऋणात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं तो उसमें क्या किया जाता है। इसको समझने के पहले ये समझ लीजिए कि पनिशमेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट ये दोनों ही बिल्कुल ही डिफरेंट है। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है जो कि स्किनर ने अपनी थ्योरी में क्लियर किया हुआ है। उन्होंने क्या कहा है कि पनिशमेंट या फिर जो सजा है, सजा देने का मतलब क्या होता है, हम किसी प्रतिक्रिया को या तो दबाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सजा दे करके किसी की कोई प्रतिक्रिया है उसको या तो दबाने की कोशिश की जाती है या तो उसको सप्रेस किया जाता है कि वो कम हो जाए। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत शैतानी करता है या फिर होमवर्क कंप्लीट करके लेके नहीं आता है, तो टीचर उसको डांट रही है या फिर मार रही है, क्लास के बाहर खड़े रहने के लिए कह रही है, तो मतलब वो क्या करे, उसको सजा दे रही है कि जो उसका होमवर्क ना करने वाला रिस्पॉन्स है
जो होमवर्क ना करने वाली प्रतिक्रिया है वो उसकी रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए या फिर दब जाए और वो होमवर्क करके लेके आने लगे। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है, ये किसी भी रिस्पॉन्स को अवॉइड करने की या फिर उससे बचने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ एड ऑन किया जाता है, कुछ ना कुछ जुड़ता है। क्या इंक्रीज हो रहा है, जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है, वो अवॉइड करने की या स्केप करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, एग्जांपल दूंगी तो। अभी बस इतना समझ लीजिए, पनिशमेंट है वो रिस्पॉन्स को रिड्यूस या सप्रेस करने का काम करता है, और नेगेटिव रेनफोर्समेंट जो ऋणात्मक पुनर्बलन होता है वो क्या करता है, जो अवॉइडेंस या स्केप वाले रिस्पॉन्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब कि जैसे आप समझ ही लीजिए, जैसे नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या है, आपको ठंड लग रही है या फिर बहुत तेज ओले पड़ रहे हैं, तो ओले क्या है, ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। अब ठंड से या ओलों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको स्वेटर पहन लेना चाहिए। तो ये क्या हुआ, नॉर्मल हमारा रिस्पॉन्स है कि हमने एड ऑन कर लिया, स्वेटर पहन लिया उस स्टिमुलाई से बचने के लिए, नेगेटिव रेनफोर्समेंट से बचने के लिए। अब क्या करता है, जो बचने वाली प्रतिक्रिया है हमारी, उसकी संभावना को बढ़ा देता है। मतलब कि जब हम पहले से ही किसी बच्चे को कॉन्सिक्वेंस बता देंगे कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं की, अगर तुमने मन लगा करके नहीं पढ़ा, तो कल को तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, करियर तुम्हारा नहीं बन पाएगा। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो तुम्हारी फिजिकल नीड्स, खाना पीना रहना, ये सारी चीजें फुलफिल नहीं हो पाएंगी, पूरी नहीं हो पाएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट पे उसको कॉन्सिक्वेंस बता दे रहे हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं तुम्हारी लाइफ में, अगर तुमने पढ़ने का रिस्पॉन्स अपनी लाइफ में कंटिन्यू नहीं रखा। तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या कर रहा है, जो अवॉइड कर सकें, इस रिस्पॉन्स को अवॉइड कर सकें, जो हमको आगे चल के परिणाम मिलने वाले हैं, पैसा ना मिलने वाला या फिर करियर जॉब ना मिलने वाला, तो इससे बचने के लिए जो भी रिस्पॉन्स है उनको हम बढ़ा देंगे। पढ़ाई ज्यादा कर देंगे, कोचिंग ले लेंगे, या फिर दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, तो अवॉइड करने का जो रिस्पॉन्स था हमारा कि नॉर्मली सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ रहे थे, नौकरी ना मिलने से बचने के लिए, उसको हमने बढ़ा दिया। मतलब जो अवॉइड करने की प्रतिक्रिया थी उसमें ज्यादा इंक्रीज कर दिया, जिससे कि जो कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव आने वाला है वो हमको ना मिले। ठीक, तो ये होता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। स्किनर ने एक बात और बोली कि जो पनिशमेंट दी जाती है वो जरूरी नहीं हो कि परमानेंट हो सकता है बच्चा डर के मारे 4-5 दिन के लिए होमवर्क करके ले आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उसके वो बिहेवियर में आ जाएगा और वो बहुत शिद्दत से हर बार होमवर्क अपना कंप्लीट करके लेके आएगा। तो पनिशमेंट जो है वो एक नेगेटिव चीज है, जो कि सिर्फ रिस्पॉन्स को कुछ दिन के लिए या तो कम कर सकती है या तो सप्रेस कर सकती है, बस। ठीक, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट, और ये हो गया दोनों में डिफरेंस। अब इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट बताया है स्किनर ने, कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, मतलब जो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब जो एमिटेड बिहेवियर है या जो डिजायरेबल बिहेवियर्स हैं, उन बिहेवियर की कंडीशनिंग जो है, मतलब उनकी जो आदत पड़वाना है रिपीट करवा के, एमिटेड बिहेवियर की कंडीशनिंग को एक्सेलरेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनकी गति को और ज्यादा तेज करने के लिए कौन कौन से रेनफोर्समेंट की जरूरत होती है। सबसे पहले मतलब रेनफोर्समेंट का कौन कौन सी चीज है जो कि इफेक्ट करती है। सबसे पहले नंबर, मतलब रेनफोर्समेंट का कितना ज्यादा रेनफोर्समेंट मिल रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात हो रही है, कितना ज्यादा खाना मिलेगा, अमाउंट की बात हो रही है, कितनी अच्छी क्वालिटी का खाना मिलेगा, क्वालिटी की बात हो रही है। अगर इस तरीके की पढ़ाई करेंगे तो नंबर, कितना जॉब, मतलब कि जो पैसा मिलेगा वो 2,000 मिलेगा कि 4,000 मिलेगा, नंबर 2 जॉब मिलेगी कि 3 जॉब मिलेगी, अमाउंट 5-6 हजार पैसा मिलेगा कि 20,000 पैसा मिलेगा, क्वालिटी, जो पैसा मिलेगा वो पॉजिटिव तरीके से मिल रहा है या फिर इलीगल तरीके से मिल रहा है। पैसे की क्वालिटी अच्छी होने का मतलब क्या है, वो लीगल तरीके से आप कमा रहे हैं। तो जो रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी होगी, अमाउंट अच्छा होगा, नंबर अच्छा होगा, तो ये क्या करेगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग को बढ़ावा देगा और बच्चा उस डिजायरेबल बिहेवियर को और ज्यादा करना स्टार्ट कर देगा और उसकी कंडीशनिंग जो है वो सेटअप हो जाएगी। तो ये था ऑपरेंट कंडीशनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब इसमें एक और आपकी 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बाद आपका ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये आपकी लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, जिसके बाद आपकी जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था वो खत्म हो जाएगा।
टॉपिक क्या है? शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब कि पुनर्बलन की अनुसूचियां। शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट मतलब कि पुनर्बलन की अनुसूचियां। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कंटिन्यूअस और एक होती है पार्शियल। रेनफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन, जब कोई भी जो पुनर्बलन है वो लगातार दिया जाता है। पुनर्बल जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है उसमें तारीफ वगैरह भी आती है, प्रेज भी आती है। जैसे क्लास में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और मैम हर दो क्वेश्चंस पे उसको रेनफोर्समेंट पुनर्बलन दे रही है, मतलब गुड बोल रही है। तो जब लगातार ऐसे करेंगी तो बच्चा क्या करेगा, उसको जनरलाइज कर लेगा, मतलब उसके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा गुड जॉब या ये सारे वर्ड, क्योंकि वो सोचेगा कि ये तो हर नॉर्मली भी कोई टास्क कंप्लीट करने पे मिल ही जाता है। तो ये होता है कंटिन्यूअस, मतलब इस तरीके से पुनर्बलन दिया जाता है। एक होता है लगातार और दूसरा होता है आंशिक रूप से दिया जाता है, मतलब कि कुछ कुछ समय के बाद दिया गया, या फिर फिक्स कर लिया गया कि इतने क्वेश्चंस के बाद दिया जाएगा, रेशियो फिक्स कर लिया गया कि इतने क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे उसके बाद दिया जाएगा, या फिर इतना टाइम बीत जाएगा उसके बाद दिया जाएगा। तो ये टीचर के ऊपर है। तो मतलब जो पुनर्बलन है वो दो तरीके से दिया जाता है, एक लगातार हर 2-2 मिनट पे, हर 2-2 सेकंड पर, और एक होता है पार्शियल मतलब आंशिक पुनर्बलन, जिसमें कि सोच समझकर सिस्टमैटिक वे में रेनफोर्समेंट बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। अब जो पार्शियल है वो 4 टाइप का होता है: फिक्स्ड रेशियो रेनफोर्समेंट, वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। मतलब कि निश्चित अनुपात, विभिन्न या फिर विभिन्न अनुपात। फिक्स्ड इंटरवल मतलब कि निश्चित अंतराल, और वेरिएबल इंटरवल मतलब कि विभिन्न अंतराल। तो सबसे पहले फिक्स्ड रेशियो में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए फिक्स्ड इंटरवल मतलब निश्चित अनुपात में जब पुनर्बलन बच्चे को दिया जाता है तब उसको कहते हैं फिक्स्ड रेशियो रेनफोर्समेंट। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि टीचर ने डिसाइड कर लिया कि हर 10 क्वेश्चंस के बाद बच्चे की तारीफ करेंगी, या फिर हर 10 क्वेश्चंस के बाद अगर बच्चे ने अच्छे आंसर्स या सही आंसर्स दे लिए तो उसके बाद उसको प्रेज के पुनर्बलन दिया जाएगा, तारीफ की जो रेनफोर्समेंट है वो दी जाएगी। मतलब अगर 10 क्वेश्चंस के बाद का है मतलब फिक्स्ड रेशियो है, 10 क्वेश्चन के बाद, उसके बाद 20 क्वेश्चन के बाद, उसके बाद 30 क्वेश्चन के बाद, उसके बाद 40 क्वेश्चन के बाद, मतलब 10-10 के रेशियो में बच्चे को पुनर्बलन जो है वो दिया जाएगा। दूसरा क्या है, वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, रेशियो चेंज कर दिया जाता है। कभी 5 क्वेश्चंस के बाद पुनर्बलन दे दिया, तारीफ कर दी, कभी 20 क्वेश्चन के बाद तारीफ कर दी, कभी 16 क्वेश्चन के बाद तारीफ कर दी, और कभी 10 क्वेश्चन के बाद तारीफ कर दी। तो इस तरीके से जब अलग अलग रेशियो में तारीफ या रेनफोर्समेंट दिया जाता है बच्चे को, तो वो होता है वेरिएबल रेशियो पुनर्बलन या फिर रेनफोर्समेंट। थर्ड क्या है आपका, फिक्स्ड इंटरवल। मतलब कि अगर टीचर डिसाइड कर ले 5 मिनट के बाद बच्चे ने अच्छी रीडिंग कर ली तो हर 5 मिनट पे उसकी तारीफ करेंगे। पहले 5 मिनट, फिर 15 मिनट के बाद कर दिया, फिर 5 मिनट के अंतराल पर 20 मिनट पर तारीफ कर दी, या रेनफोर्समेंट पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बच्चे को दे दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फिक्स्ड इंटरवल रेनफोर्समेंट। और अगर जो समय का इंटरवल है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, कभी 3 मिनट बाद दे दिया, कभी 10 मिनट बाद दे दिया, कभी 20 मिनट बाद दे दिया, कभी आधे घंटे बाद दे दिए, तो जब विभिन्न अंतराल पर रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन दिया जाता है तो वो वेरिएबल इंटरवल रेनफोर्समेंट होता है। तो ये आपका जो था वो, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपके केवीएस JSSB में हमेशा पूछे ही जाते हैं, इस वजह से थोड़ा इसको ध्यान से दीजिएगा कि जो पुनर्बलन भी दिया जाता है वो दो प्रकार का हो, एक सतत होता है, कुछ होते हैं जो लगातार हर 5 मिनट पे दे रहे हैं, वो अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि ये कॉमन है, हर बात में तारीफ करती रहती है, मतलब ये नॉर्मल है, तो वो किसी भी टास्क को करेगा तो इतना सीरियस लेकर के नहीं करेगा। पार्शियल में भी जो सबसे बेस्ट होता है वो कौन सा होता है, वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट। जो विभिन्न अनुपात पुनर्बलन है वो पार्शियल में सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट या फिर अनुसूचियां पुनर्बलन की। अब ये लास्ट है डिलेड रेनफोर्समेंट या फिर विलंबित पुनर्बलन। विलंबित पुनर्बलन में क्या होता है, अगर रेनफोर्समेंट या फिर पुनर्बलन के डिलीवरी में डिले किया जाएगा, जितना ज्यादा लेट किया जाएगा उतना ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस बच्चे की आएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई है वो लगातार अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ, रिस्पॉन्स किस फॉर्म में, स्टडी के फॉर्म में,
लगातार पढ़ाई कर रहा है, लगातार प्रतिक्रिया उसकी क्या आ रही है कि पढ़ाई करता जा रहा है, करते जा रहा है, लेकिन जो उसका रेनफोर्समेंट है जॉब मिलने का, या फिर अच्छे ग्रेड्स मिलने का, या फिर टॉपर बनने का, तो ये सारे जो उसके रेनफोर्समेंट है, अगर इसकी डिलीवरी में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है तो इस डिले होने की वजह से धीरे धीरे क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेकार हो जाएगी। वो सोचेगा जब रेनफोर्समेंट मिलना ही नहीं है, जब पुनर्बलन उससे कुछ प्राप्ति ही नहीं होना है, तो फालतू में रिस्पॉन्स देने का क्या मतलब है। तो इससे नेगेटिविटी बच्चे के अंदर आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं लर्नड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये होता है लर्नेड हेल्पलेसनेस, लर्नेड हेल्पलेसनेस, ठीक है, इसको बोलते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस। ये एक तरीके का जो डिप्रेशन होता है, रेनफोर्समेंट ना मिलने का, लगातार रेनफोर्समेंट ना मिलने का जब डिप्रेशन होता है तो उसी को लर्नेड हेल्पलेसनेस बोलते हैं। अब ये जो है, ये एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया गया था। एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट क्या था, पावलव की जो कंडीशनिंग थ्योरी है और पावलव की कंडीशनिंग जो थ्योरी है और इनकी स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इन दोनों की मदद से एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इसको भी डॉग्स के ऊपर किया गया था। पहले क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी यूज की गई। इसमें क्या हुआ कि एक बॉक्स में या एक ऐसा सेटअप बनाया गया जिसमें डॉग को अंदर रखा गया और बाहर निकलने की कोई जगह नहीं थी। अब उसको हर कुछ देर पर या हर कुछ टाइम पर, मतलब फूड भी वहां पर, मतलब भूखा रखा गया, कुत्ते को भूखा रखा गया। भूखा रखने के बाद हर 5-10 मिनट पर या हर थोड़े टाइम पर उसको शॉक दिया जाता था। शॉक देने के बाद, क्योंकि बाहर जाने की कोई जगह नहीं थी, इस तरीके से सेटअप किया गया था कि जितना भी उसको शॉक लगे वो बाहर ना जा सके। तो उसको 4-5 बार लगातार ऐसे शॉक देते रहे, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाया क्योंकि जगह ही नहीं थी निकलने की। तो उसने इधर उधर पैर पटके, हाथ इधर उधर किया, भागने की कोशिश की, निकलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकल पाया। तो लगातार 5-6 दिन तक उसको क्या किया गया, कंडीशनिंग जो थ्योरी थी पावलव की, उस हिसाब से उसकी कंडीशनिंग कर दी गई कि उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और लगातार शॉक से होकर के गुजरना पड़ा। ये सब क्रुएल्टी वाले एक्सपेरिमेंट से जो किए जाते थे। फिर ये स्किनर, जब ये पावलव की ये वाली जो कंडीशनिंग थ्योरी थी वो कंप्लीट कर ली गई, मतलब कि 5-6 दिन तक लगातार उसको शॉक दिया गया डॉग को, तो उसको बाहर निकलने को नहीं मिला। अब उन्होंने क्या किया, इसको शिफ्ट किया स्किनर के ऊपर, सेम डॉग को स्किनर के ऊपर सेट किया, मतलब कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी अप्लाई की। मतलब अब उन्होंने डॉग को एक ऐसे रूम में रखा या ऐसे बॉक्स टाइप के रूम में रखा जहां पर एक बटन थी जिसको प्रेस करने पर दरवाजा खुल जाता था और बाहर जाने का रास्ता आ जाता था। लेकिन अब जब इस तरीके की जब ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली स्टार्ट की गई उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, तो जब अंदर डॉग को रखा गया, तो अब जब इसको शॉक दिया जा रहा था तो शॉक देने पर वो उस शॉक को टॉलरेट कर रहा था, भागने की दौड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी थी कि अब उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसी को लर्नेड हेल्पलेसनेस बोलते हैं। मतलब कि लगातार वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, पढ़ाई किया जा रहा है, लेकिन जो डिलीवरी है किसकी, रेनफोर्समेंट की, वो उसको नहीं मिल रही है, लगातार डिले हो रही है। या फिर बच्चे के सेंस में अगर समझें तो बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद उसके हर बार ग्रेड्स गिरते जा रहे हैं, वो फेल होता जा रहा है, फेल होता जा रहा है। तो एक टाइम पे वो उसको डिप्रेशन टाइप का हो जाएगा, वो अपने आप को समझ लेगा कि अब वो इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकता, उसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस। मतलब कि उसके बाद अगर हो सकता है उसको पॉसिबल हो भी जाए कि वो अच्छे ग्रेड्स लाने के काबिल हो भी जाए, तब भी वो एक कंडीशनिंग कर लेगा अपने माइंड में कि अब मैं नहीं ही कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है कि सीटेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या फिर स्किनर की संक्रिया अनुकूलन का सिद्धांत। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ेंगे और इसके अलावा इनसाइट थ्योरी पढ़ेंगे। फिर आपका जो बिहेवियरिज्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम कॉग्निटिविज्म पर स्विच करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।